हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सीए शिवम चौरसिया और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी के वो तीन इंपॉर्टेंट डिमांड नोटिसेस जो कभी ना कभी किसी ना किसी क्लाइंट के आपके जरूर आए होंगे। सेक्शन 73, सेक्शन 74 और सेक्शन 74A। अभी तक 2017-18 से जब से जीएसटी आया है तब से लेकर फाइनेंशियल ईयर 23-24 के जो भी नोटिस आते थे या तो वो सेक्शन 73 में आते थे जो कि नॉन फ्रॉड केसेस होते थे, कि मतलब आप के जीएसटी में कोई मिसमैच तो है बट वो ऑनेस्ट कोई एरर है, ऑनेस्ट कोई मिस्टेक आपने करी है। या तो आपका 3B1 में कोई डिफरेंस आ रहा है, आपको जो करेक्ट टैक्स पे करना था वो आपने नहीं करा है, आपकी इंटेंशन जो है वो गलत नहीं थी। लेकिन और सेक्शन 74 होता था जो कि फ्रॉड केसेस होता था, जहां पे आपने जानबूझकर कोई डेलिबरेटली फ्रॉड करा है, फेक आईटीसी लिया हुआ है या फिर आपने कोई अपनी सेल को सप्रेस करा हुआ है। इन सब केसेस होते थे वो फ्रॉड केसेस होते थे। तो सेक्शन 73 एंड 74 में हमारी नोटिस आया करती थी। लेकिन एक नया सेक्शन इंसर्ट करा गया बजट 2024 में 53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग में, कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 ऑनवर्ड जितनी भी नोटिस आएगी, फाइनेंशियल 24-25 या उससे आगे की जो भी नोटिस आएंगी वो सेक्शन 74A में आएंगी। अब ये नया सेक्शन 74A है जो इफेक्टिव हुआ है 1 नवंबर 2024 से। तो इसमें हमें क्या टाइम लिमिट है और क्या शो कॉज नोटिस आएगी, क्या पेनल्टी लगेगी, ये सारी चीजें हमारा ओल्ड में रिजाइम में क्या था सेक्शन 73 74 में, और 74A में क्या रिजाइम था, इसको हम एक चार्ट की मदद से अभी हम लोग देखेंगे और सारा पॉइंट हम लोग को क्लियर हो जाएगा, ताकि आपके क्लाइंट की जब कोई नोटिस आती है तो आप बेटर डिसीजन ले सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ओल्ड रजाइम में सेक्शन 73 एंड 74। ये अप टू फाइनेंशियल ईयर 23-24 तक वैलिड है, मतलब फाइनेंशियल ईयर 17-18 से लेकर के जब से जीएसटी आया था तब से लेकर के 23-24 की जितनी नोटिस होंगी वो सारी नोटिस आइदर आपकी 73 में आएगी नॉन फ्रॉड केस में, या सेक्शन 74 में आएगी फ्रॉड केसेस में, 17-18 से लेकर के 23-24 तक के। अब इस केस में सर हमारा क्या होगा, नेचर ऑफ केसेस क्या होंगे कि बोनाफाइड कोई एरर आपने करे हैं, क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट है, रिकंसिलेशन इशू है, वो हमारा हो जाता है नॉन फ्रॉड केसेस में। और फ्रॉड केसेस में क्या होता है कि आपका कोई विलफुल मिसस्टेटमेंट है, सप्रेशन ऑफ फैक्ट है, इंटेंट टू इवेड है, इवेड टैक्स, अगर आपका ऐसा है तो फ्रॉड केसेस में आता है। इसका शो कॉस्ट नोटिस इशू करने का टाइम लिमिट सर क्या होता है, इसका शो कॉस्ट नोटिस का इशू करने का टाइम लिमिट जो होता है 2 ईयर 9 मंथ फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न की जो ड्यू डेट होती है उससे लेकर के 2 साल 9 महीने तक आप नॉन फ्रॉड केस में नोटिस इशू कर सकते हैं। और अगर फ्रॉड केस है तो आपकी जो टाइम लिमिट हो जाती थी 4.5 ईयर 4.5 ईयर्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। हम लोगों ने देख लिया। एजुकेशन ऑर्डर जो हमारा आता है उसकी टाइम लिमिट क्या होती है, 3 ईयर फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न की जो ड्यू डेट है उसके 3 साल के अंदर अंदर आपका एजुकेशन जो ऑर्डर है वो आ जाना चाहिए। और अगर फ्रॉड केस है तो आपका ये 3 साल का टाइम लिमिट जो है 5 ईयर्स का हो जाता था। देंगे अब 74A में देखते हैं। अब क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल ईयर 24-25 एंड ऑनवर्ड्स जितनी भी नोटिस आएंगी, आपने अभी देखा भी होगा अगर किसी क्लाइंट की आपकी 24-25 की नोटिस आई होगी तो वहां पे सेक्शन 74A लिखा होगा, ना कि 74 या 73 लिखा होगा। तो 74A अगर फ्रॉड है या नॉन फ्रॉड है, दोनों केस में आपका 74A में ही नोटिस आएगी। ये फाइनेंशियल ईयर 24-25 ऑनवर्ड अपना इफेक्टिव है। अब क्या हो गया है कि आपको जो फ्रॉड है कि नहीं है ये आपको डिसाइड एचसीएन स्टेज पे नहीं करना है। असेसिंग ऑफिसर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको जो एजुकेशन की जो स्टेज होगी जहाँ पे ऑर्डर आता है वहां पे डिसाइड होगा कि ये फ्रॉड है कि नॉन फ्रॉड है। स्टार्टिंग में आपको डिसाइड करने की आवश्यकता नहीं है, शो कॉस्ट नोटिस आप 74A में ही इशू करेंगे। यहाँ पे सर टाइम लिमिट क्या कर दी गई है, टाइम लिमिट जो कर दी गई है 42 मंथ्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। दोनों के केस में चाहे फ्रॉड हो चाहे ना हो, दोनों के केस में 42 मंथ फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। पहले ड्यू डेट सर हमारी क्या थी, 2 ईयर्स 9 मंथ की थी नॉन फ्रॉड के केस में, और 4.5 ईयर हमारी थी फ्रॉड के केस में। अब यहाँ एक यूनिफाइड डेट कर दी गई है 42 मंथ्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न दोनों केसेस में। पहले क्या होता था, असेसिंग ऑफिसर के पास मतलब क्वेरी रहती थी कि फ्रॉड में डालना है कि फ्रॉड में नहीं डालना है। अगर गलत सेक्शन इन्वोक करा है तो वो लिटिगेशन का पॉइंट रहता था। कई बार इस ग्राउंड पे हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है, नोटिस को इनवैलिड कर दिया है, क्योंकि गलत सेक्शन इन्वोक करा था, फ्रॉड में करा था वो फ्रॉड नहीं था, तो उसको गलत सेक्शन इन्वोक करा था, जो नोटिस ही गलत सेक्शन में है तो वो टाइम बार्ड होने की वजह से और उसको रिजेक्ट कर दिया जाता था।
अब ये लिटिगेशन को गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया है। अब सिंपल सेक्शन 74A में ही नोटिस आएगी और एजुकेशन ऑर्डर जो आएगा उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि फ्रॉड है कि नॉन फ्रॉड है। उसी के बेसिस पे आपकी पेनल्टी डिसाइड होगी। अगर फ्रॉड में चल रहा है, पेनल्टी लगी है, तो वो डाउनग्रेड करके आपकी नॉन फ्रॉड वाली पेनल्टी लगा दी जाएगी। अब सर हम लोगों ने देख लिया सर शो कॉज नोटिस इशू करने का टाइम 42 मंथ। अब यूनिफाइड डेट हो गई है, 42 मंथ्स के अंदर अंदर नोटिस इशू करी जाएगी। इसका ऑर्डर सब कब तक आएगा? ऑर्डर जो आएगा 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ SCN, मतलब शो कॉज नोटिस जब आपकी इशू हुई है उसके 12 महीने के अंदर अंदर आपका ऑर्डर आ जाएगा। लेकिन इसमें एक्सटेंशन भी करा जा सकता है, ज्वाइंट कमिश्नर एक्सटेंड कर सकते हैं फर्दर 6 मंथ के लिए, दोनों केस में, फ्रॉड एंड नॉन फ्रॉड केस में। तो मतलब कि आपका मैक्सिमम जो ऑर्डर का टाइम लिमिट है 12 महीने प्लस 6 महीने, मतलब टोटल 18 महीने का टाइम लिमिट है शो कॉज नोटिस से। शो कॉज नोटिस कब तक आएगा? 42 मंथ तक आएगा, और उसके नेक्स्ट 12 मंथ प्लस 6 मंथ एडिशनल आपका जो है ऑर्डर आ जाना चाहिए। तो इसमें क्या क्या सा चेंजेस हुए हैं? अब हमारा सिंगल एक यूनिफाइड सेक्शन हो गया है फाइनेंशियल ईयर 24-25 ऑनवर्ड से। 73-74 में बाइफिकेट नहीं करना है, अब ये कंटिन्यू नहीं होंगे, ये सिर्फ 23-24 तक के लिए थे फाइनेंशियल ईयर। अब की शिफ्ट क्या है कि आपको जो है मतलब एडजुकेशन के टाइम ही आपको फ्रॉड है कि नॉन फ्रॉड है वो एडजुकेशन के टाइम होगा, SCN के टाइम करने की आवश्यकता नहीं है। पहले जो डिफरेंट डिफरेंट टाइम लिमिट होती थी, अब उसको हमें यूनिफाइड कर दिया गया है सिर्फ 42 मंथ, 42 मंथ्स के लिए। अब ऑर्डर जो लिंक कर दिया गया है SCN की डेट से लिंक कर दिया गया है, पहले एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट से था, अब उसको SCN की डेट से, शो कॉज नोटिस की डेट से इशू कर दिया गया है, जो कि 18 महीने है मैक्सिमम। अब सर हम लोग आ जाते हैं पेनल्टी में। अब हम लोग ने टाइम लिमिट तो सर समझ लिया, टाइम लिमिट हमारी सर क्या है? अगर कोई कंफ्यूजन है मैं एक बार फिर से, शो कॉज नोटिस कब आएगी आपकी? पहले क्या था सर, शो कॉज नोटिस कब तक आनी है सर? 2.9 ईयर 2 ईयर 9 मंथ्स का है टाइम लिमिट है, फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न की जो ड्यू डेट है वहां से इतना टाइम लिमिट, और अगर फ्रॉड केस है तो यहाँ 4.5 ईयर। और अब क्या ड्यू डेट कर दी गई है सर? यूनिफाइड ड्यू डेट है 42 मंथ्स दोनों के केस में। 42 मंथ्स का ड्यू डेट है, कब से सर? आपकी एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट से लेकर के 42 मंथ तक की आपकी नोटिस आ सकती है दोनों केसेस में। और इसका ऑर्डर सर कब तक आएगा? ऑर्डर यहाँ पहले था 3 इयर्स आपका एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट से, यहाँ पहले था 5 ईयर एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट से। अब क्या कर दिया है सर? 12 महीने प्लस 6 मंथ एडिशनल, जो कि ज्वाइंट कमिश्नर अप्रूव करेंगे। ये ऑर्डर हमारा आएगा 12 महीने फ्रॉम शो कॉस्ट की, जो शो कॉस्ट नोटिस जो इशू करी गई है उस डेट से काउंट करा जाएगा 12 महीने। तो हमारा टोटल हमने टाइम लिमिट समझ लिया और सेक्शन का डिफरेंस समझ लिया। अब हम लोग देखते हैं पेनल्टी में क्या क्या चेंजेस हुए हैं सर। सर पेनल्टी आपके ऊपर लगेगी, कितनी लगेगी? बिफोर शो कॉज नोटिस अगर आपने वॉलंटरी पेमेंट कर दिया है, अगर आपका कुछ मिसमैच था, नॉन फ्रॉड के केस में था, तो आपकी पेनल्टी कुछ भी नहीं लगेगी आपके ऊपर। अगर आपने टैक्स और इंटरेस्ट, जो कि सेक्शन 50 के अनुसार जो इंटरेस्ट बनता है वो आपने पे कर दिया है, तो कोई भी पेनल्टी आपके ऊपर नहीं लगेगी। लेकिन अगर फ्रॉड का केस था तो 15% जो है पेनल्टी आपकी लगेगी, और आपका जो भी टैक्स और इंटरेस्ट पे करना रहेगा, और 15% आपकी पेनल्टी भी लगेगी। अब सेक्शन 74A में क्या चेंज हुआ है सर? अगर नॉन फ्रॉड केस है तो सिमिलर, यहाँ पे कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी, और अगर फ्रॉड का केस है तो 15% आपका जो टैक्स अमाउंट है उसकी पेनल्टी लगेगी। तो कोई पेनल्टी में चेंज नहीं है। अगर बिफोर शो कॉज नोटिस आपने टैक्स जमा कर दिया तो कोई भी पेनल्टी दोनों केस में नहीं लगेगी, और 15% लगेगी आपकी फ्रॉड के केस में। फिर अगर विद इन 30 डेज ऑफ शो कॉज नोटिस आपने पे करा है टैक्स, तब भी आपके ऊपर नॉन फ्रॉड का केस है तो कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी। लेकिन इसका एक्सेप्शन एक है कि आपने कोई डिक्लेयर्ड आपकी जो लाइबिलिटी थी, मतलब आपने GSTR 1 फाइल करा, डिक्लेयर कर दिया कि मेरी लाइबिलिटी इतने बन रही थी, और 3B मैंने वो पे ही नहीं करा, तो जो डिक्लेयर्ड थी तो वो वेव ऑफ नहीं होगी, वो आपको पे ही करना पड़ेगा, उस पर कोई वेव नहीं है, वहां पे पेनल्टी आपको पे ही करना पड़ेगा। तो अगर नॉन फ्रॉड केस है, हम यहाँ पे देखते हैं, नॉन फ्रॉड केस है तो आपका नील पेनल्टी लगेगी। फ्रॉड केस है तो उसकी टाइम लिमिट जो 30 डेज वाली थी, पहले 30 डेज का टाइम लिमिट है, और उसको बढ़ा के अब 60 डेज कर दिया गया है यहाँ पे। सेक्शन 74A में भी फ्रॉड के केस में, अभी यहाँ पे हम लोग नीचे देखते हैं, और 74A में भी नॉन फ्रॉड के केस में। अब पेनल्टी विद इन 60 डेज जो है, यहाँ पे टाइम लिमिट जो है फ्रॉड के केस में बढ़ा के 30 डेज से 60 डेज कर दिया गया है। तो पेनल्टी विद इन 60 डेज, अगर आपका शो कॉस्ट नोटिस के विद इन 30 डेज आपने पे कर दिया तो ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, और विद इन 60 डेज तो सिंपल सर हमने समझा कि सर पेनल्टी जो हमारे ऊपर लगेगी, अगर बिफोर SCN लगा है तो फ्रॉड के केस में आपका जो लगेगा 15%,
दोनों केस में, और नॉन फ्रॉड के केस में हमारा लगेगा कुछ भी नहीं, जो भी हमारा टैक्स और इंटरेस्ट सेक्शन 50 के अनुसार बनता है वो हमने पे करना है। अगर विद इन 30 डेज हमने पे करा है तब भी हमारे नॉन फ्रॉड के केस में कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी, अगर फ्रॉड का केस है तो उसमें हमारी पेनल्टी लगेगी, लेकिन 25% के रेट से पेनल्टी लगेगी। अगर फ्रॉड का केस है तो 25% पेनल्टी लगेगा। सेक्शन 74 में आई है और सेक्शन 74A में नोटिस आई है, तो यहाँ 30 डेज का जो टाइम लिमिट मिलता था इसको बढ़ा करके टाइम लिमिट कर दिया गया है 60 डेज। मतलब विद इन 60 डेज ऑफ शो कॉज नोटिस आपने अगर टैक्स और इंटरेस्ट पे कर दिया है तो आपको 25% के रेट से पेनल्टी पे करना है। क्लियर? फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं सर पेनल्टी विद इन 30-60 डेज। ऑर्डर आने के बाद क्या होता है सर? अगर ऑर्डर आ गया तो आपको सर, अगर नॉन फ्रॉड के केस है, आपका नॉन फ्रॉड का केस है, तो 10% ऑफ टैक्स और 10,000 विच एवर इज हायर, ये आपको पेनल्टी पे करना पड़ेगा अगर नॉन फ्रॉड का केस है। वो सेक्शन 73 में भी है, सेक्शन 74A में भी है, जो कि नॉन फ्रॉड केस होता है, उसमें भी 10% और 10,000 विच एवर इज हायर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। फिर अगर सेक्शन 74 में देखते हैं तो आपको 50% ऑफ टैक्स अमाउंट पे करना रहेगा विद इन 30 डेज ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर आने के 30 दिन के अंदर अगर आप पे कर देते हैं तो आपको 50% ऑफ टैक्स अमाउंट पेनल्टी के रूप में देना पड़ेगा, और टैक्स इंटरेस्ट जो है वो अलग से है। लेकिन यहाँ पे देखते हैं, अगर सेक्शन 74A की बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ 50% ऑफ टैक्स अमाउंट तो देना है, लेकिन कितने दिन के अंदर? विद इन 60 डेज ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर आने के 60 दिन के भीतर भीतर अगर आपने टैक्स अमाउंट अपना दे दिया तो 50% से पेनल्टी आपको लगेगी। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो फ्रॉड के केस में टाइम लिमिट जो 30 डेज की होती थी उसको बढ़ा के यहाँ पे कर दिया गया है 60 डेज। फिर हम लोग सर देखते हैं कि अगर हमारे पास पेनल्टी आती है, पेनल्टी हमें कितनी पे करना रहेगा आफ्टर 60 डेज या 30 डेज ऑफ ऑर्डर। अगर आफ्टर 60 डेज हम लोग कितना पे करते हैं? अगर नॉन फ्रॉड का केस है तो सर तब भी हमें 10% ऑफ टैक्स अमाउंट और 10,000 विच एवर इज हायर पे करना पड़ेगा, और फ्रॉड का केस है तो 100% हमें अपनी पेनल्टी पे करना पड़ेगा जो भी टैक्स अमाउंट है। यहाँ नॉन फ्रॉड का अगर सेक्शन 74A वाला है तो 74A वाला है तो यहाँ पे भी 10% ऑफ टैक्स अमाउंट और 10,000 रुपीज जो पहले थी वही पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। लेकिन अगर फ्रॉड का केस है तो यहाँ पे 100% पेनल्टी लग जाएगी। अगर पेनल्टी ऑर्डर आने के अंदर 74A का ऑर्डर है तो आपको 60 डेज के अंदर पे नहीं करा है तो 100% पेनल्टी देना पड़ेगा, और अगर 74 का ऑर्डर है तो 30 डेज के अंदर नहीं पे करा है ऑर्डर आने के तो 100% पेनल्टी पे करना पड़ेगा। अब मेजर चेंजेस सर क्या हुए हैं कि फ्रॉड है कि नॉन फ्रॉड है, इसका क्लासिफिकेशन जो करा जाता था वो पहले एससीएन स्टेट पे, मतलब शो कॉज नोटिस इशू करते वक्त ऑफिसर को डिटरमाइन करना पड़ता था कि ये फ्रॉड है कि फ्रॉड नहीं है। अगर फ्रॉड नहीं है तो सेक्शन 73 लगता था, अगर फ्रॉड है तो सेक्शन 74 लगा करता था। फिर फिर अब सेक्शन 74A में क्या चेंज हो गया कि एससीएन स्टेज पे आपको कोई डिटरमाइन नहीं करना है, ये दोनों सेक्शन कवर करेगा, सेक्शन 73 एंड सेक्शन 74A। फ्रॉड या नॉन फ्रॉड दोनों कोई भी इंटेंशन हो आपकी सेक्शन 74A कवर करेगा, आपको शो कॉज नोटिस इसी सेक्शन में इशू करना है। डिटरमाइन कहाँ होगा? डिटरमाइन सर ये होगा एजुकेशन ऑर्डर जो आएगा उसमें डिसाइड होगा कि ये फ्रॉड है कि नहीं है। पहले क्या होता था कि सर फ्रॉड अगर है आपका, आप ऑफिसर ने फ्रॉड की नोटिस इशू करा है और नॉन फ्रॉड निकलता है तो डाउनग्रेड कैसे होता था? वो हमें अपीलेट प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता था, तब वो हम लोग डाउनग्रेड करा सकते थे। अभी क्या है कि स्टैट्यूटरी कन्वर्जन मैकेनिज्म है, अगर फ्रॉड नहीं प्रूव होता है तो वो ऑटोमेटिकली ऑटो डाउनग्रेड हो जाएगा और नॉन फ्रॉड की पेनल्टी जो भी होगी वो आपकी लगेगी। इंटरेस्ट जो है सर, हमारा इंटरेस्ट की एप्लीकेबिलिटी वो कुछ भी हो तो सेक्शन 50 के अनुसार जो भी इंटरेस्ट लगना है वो लगेगा ही एज इट इज, उसमें कोई वेवर नहीं है। पहले शो कॉज नोटिस की जो है मिनिमम थ्रेशोल्ड लिमिट कोई नहीं होती थी, नो मिनिमम थ्रेशोल्ड लिमिट। अभी सेक्शन 74A में अगर 1,000 रुपीज से ज्यादा का आपका टैक्स का वो डिमांड है तभी आपकी शो कॉज नोटिस इशू होगी, फ्रॉड या नॉन फ्रॉड दोनों के केसेस में। प्रैक्टिकल हमारी स्ट्रेटेजी हम लोग क्या प्लान कर सकते हैं कि अगर हमें लग रहा है कि नॉन फ्रॉड है तो हमारा शो कॉज नोटिस से आने से पहले हमें टैक्स पे कर देना चाहिए अपना इंटरेस्ट के साथ या विद इन 30 डेज ऑफ शो कॉज नोटिस, ताकि हमारी पेनल्टी कुछ भी ना लगे। और अगर फ्रॉड हमारा, हमें लगता है कि हमारे क्लाइंट का कुछ फेक आईटीसी या कुछ फ्रॉडुलेंट इंटेंशन से सप्रेशन ऑफ सेल्स थी तो हमें शो कॉज नोटिस आने से पहले 15% पेनल्टी के साथ साथ अपना टैक्स पे कर देना चाहिए, या विद इन 30 डेज में ऑफ शो कॉज नोटिस पे कर देना चाहिए तो 25% लगेगा। और अगर सेक्शन 74A में आया है तो यही टाइम लिमिट हमारे पास 60 डेज की हो जाती है ऑफ शो कॉज नोटिस, हमारी पेनल्टी जो लगेगी इसमें निल लगेगी। और अगर बिफोर शो कॉज नोटिस हमने फ्रॉड के केस में अगर हमारा आता है तो 15% लगेगी, विद इन 16 डेज कर दिया तो हमारा 25% लगेगी। तो ये थी हमारी सेक्शन 73, सेक्शन 74 एंड सेक्शन 74A से रिलेटेड कंप्लीट वीडियो।
तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसी और इंटरेस्टिंग अपडेट के लिए मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और